Class 12, Unit 5, Delegation of Authority and Decentralization, अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, इसका जो कॉन्सेप्ट और मीनिंग है। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण का अभिप्राय उस स्थिति से है जो पूरे संगठन में व्यवस्थित अधिकार अंतरण किए जाने के फलस्वरूप पैदा होती है। हेनरी फेयोल ने परिभाषित किया है विकेंद्रीयकरण को। हेनरी फेयोल के अनुसार हर वह कदम जो अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है विकेंद्रीयकरण कहलाता है, तथा हर वह कदम जो इसको कम करता है केंद्रीयकरण कहलाता है। तो सेंट्रलाइजेशन की बात भी की उन्होंने। अगर अधीनस्थों की भूमिका को अगर बढ़ावा मिलता है तो वो बात हो रही है विकेंद्रीयकरण की। अगर अधीनस्थों की भूमिका को अगर कम किया जाता है तो वो बात हो रही है केंद्रीयकरण की। अगर अधिकार एक ही जगह रहेंगे तो संगठन में काम सही ढंग से होने की संभावनाएं कम है। लेकिन विकेंद्रीयकरण यहां पर हेनरी फेयोल के मत के अनुसार अगर अधीनस्थों को अधिकार सौंपे जाएं तो बात बनती नजर आती है और संगठन के जो उद्देश्य हैं वो भलीभांति से पूर्ण होते हैं। और शायद जब व्यवसाय चलाना है तो इस तरह की जो चीज है वो व्यवसाय से उम्मीद की जाती है कि वो भले भूले। विशेषताओं पे एक नजर डालते हैं कि विकेंद्रीयकरण की क्या विशेषताएं हैं। पहला है यह अधिकार अंतरण का एक विस्तृत रूप है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का बड़ा रूप जो है वो विकेंद्रीयकरण है। दूसरी बात, यह अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है। अधीनस्थों की भूमिका का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि जब आप उनको अधिकार प्रदान करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उत्तरदायित्व लेते हैं, उस काम को करने का जिम्मा लेते हैं, हामी भरते हैं। और जब ऐसा होता है तो सब लोग अपने प्रयासों में तेजी लाते हैं, संगठन का विकास होता है और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तीसरा, यह संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है। अब विकेंद्रीयकरण जो है कोई ऐसा नहीं है कि महाप्रबंधक ने अधिकार प्रदान कर दिए उस डिवीजन के मैनेजर को। अब वहां पर जो उनसे नीचे के पदों के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी इस तरह के अधिकार सौंपने पड़ते हैं। तो फिर क्या होता है कि यहां पर बहुत सारी जो गुणा है आपकी बढ़ोतरी की वो दो या उस तक सीमित नहीं रहती। अगर आप अधिकार अंतरण की बात करते हैं, यहां बड़ा क्लियर कह दूं कि अगर सिर्फ अधिकार अंतरण की बात हो रही है तो आप 2 से गुणा कर दीजिए जो आपकी सफलता है। लेकिन अगर विकेंद्रीयकरण होना शुरू हो जाए तो फिर बहुतेरों से गुणा होती है। यहां एक उदाहरण दूंगा कि महाप्रबंधक, मान लो विकेंद्रीयकरण को ऐसे भी समझा जा सकता है कि महाप्रबंधक ने व्यवसाय के अधिकार प्रदान किए उत्पाद विभाग के मैनेजर को, प्रबंधक को, कि 10,000 रुपए से कम सैलरी वाले या उस सैलरी तक जितने लोग उनके डिवीजन में अपॉइंट किए जाने हैं, नियुक्त किए जाने हैं, वो खुद ही इस काम को कर लें। इसमें उन्हें महाप्रबंधक की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। ये हुआ अधिकार अंतरण का उदाहरण। लेकिन अगर महाप्रबंधक ये कह दें कि जितने भी हमारे डिविजन्स हैं, चाहे वो
सेल, परचेज और प्रोडक्शन का या जो सेवी वर्गीय विभाग है, तो वो सभी डिविजन्स जो हैं उन सब में जो मैनेजर्स हैं, प्रबंधक हैं, वो 10,000 रुपए तक की सैलरी का अगर कोई एम्प्लॉय अपॉइंट करना है तो वो खुद कर लें, उन्हें इसके लिए महाप्रबंधक से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक केस में सिर्फ उत्पादन विभाग के प्रबंधक को कहा ये, तो वो हुआ अधिकार अंतरण का उदाहरण। और अगर पूरे जितना भी सब डिवीजन है उस संगठन के, उस व्यवसाय के, उन सबको कह दिया, वो हुआ विकेंद्रीयकरण। और जो पहली स्थिति मैंने कही, अधिकारांतरण तो हुआ लेकिन वो सिर्फ एक डिवीजन तक शामिल था, तो यहाँ जो आपकी सफलता है वो उसका मूल्यांकन गुणा 2 से होगा। और जब सबको आपने विकेंद्रीयकरण की बात कह दी, तो अब जो गुणा होगी, जो मल्टीप्लिकेशन होगी आपकी सफलता में, वो मोर देन 2 से गुणा होगी, 2 से ज्यादा आंकड़े से गुणा होगी, क्योंकि अब आपने सबको अधिकार प्रदान कर दिए, अधिकारांतरण कर दिया है। तो तीसरी बात कही कि यह संपूर्ण संगठन में लागू होने वाली प्रक्रिया है। मैंने कहा कि एक ही स्तर पर लागू नहीं होगी, ये ऊपर से नीचे तक अधीनस्थों को आपको विकेंद्रीयकरण के तहत अधिकार प्रदान करने होंगे। चौथी बात, यह उच्च स्तरीय प्रबंधकों के कार्यभार में कमी करता है। जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, ये उनका जो वर्कलोड है उसको कम करता है, क्योंकि आपने अधीनस्थों को, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का यहाँ पे बात हो रही है, तो जो महाप्रबंधक हैं उन्होंने जो डिविजन्स के प्रबंधक हैं उनको पावरें दे दी, और डिवीजन के जो प्रबंधक हैं उन्होंने नीचे उप प्रबंधकों और निचले स्तर तक वो फिल्टर हो गई। ये बात नीचे तक जब चली जाएगी तो हर कर्मचारी को अधिकार प्रदान कर दिए जाएंगे और वो बेहतर काम करेंगे। निर्णय उन कर्मचारियों द्वारा लिए जाते हैं जिन्हें उन निर्णयों को लागू करना है। उस लेवल के कर्मचारी ने डिसीजन लेना होता है जिन्होंने उसको लागू करना है। ये नहीं कि टॉप लेवल से निर्णय ले लिए जाएं और वो थोप दिए जाएं लोअर लेवल के कर्मचारियों, तो फिर बात बनती नहीं है। और छठी बात इसमें विशेषताओं में, इसमें अधिकारों के साथ उत्तरदेयता का भी जो हस्तांतरण है वो हो जाता है। जब आपको अधिकार प्रदान कर दिए तो आप उत्तरदायी भी होंगे, आप उसके लिए अकाउंटेबल होंगे, आपको आंसर देना होगा कि ये आपकी जो प्रोडक्शन है या आपका जो उत्पाद है वो कम क्यों बिका, क्यों अधिकार दिए हैं, तो उत्तर भी आपको ही देना होगा। तो इस तरह से हमने जो अधिकार अंतरण और विकेंद्रीयकरण में विकेंद्रीयकरण की विशेषताओं की जब बात की तो 6 बिंदुओं पे हमने बात की, ये मोटे तौर पे। अब बात करते हैं महत्व की, विकेंद्रीयकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था, अब आपने अधिकार प्रदान कर दिए हैं, महाप्रबंधक ने प्रबंधकों को, प्रबंधकों ने उप प्रबंधकों को, और इस तरह से निचले स्तर तक अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब अधिकार कितने प्रदान किए जाएं, बात ये मायने रखती है कि महाप्रबंधक ने प्रबंधकों को दिए, प्रबंधकों ने उप प्रबंधकों को, उप प्रबंधकों ने निचले कर्मचारियों को, निचले कर्मचारियों को, इस तरह से पूरे संगठन में सब लोगों को अधिकार प्रदान कर दिए गए। तो विकेंद्रीयकरण इस बात पर निर्भर करता है कि उसका स्तर कितना है। प्रश्न ये नहीं है कि विकेंद्रीयकरण कर दिया, प्रश्न ये है कि विकेंद्रीयकरण किस हद तक किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन जो है पावर्स की वो किस हद तक की गई। तो उसी से संगठन में व्यापक परिवर्तन होंगे और एक अच्छा
एनवायरमेंट बनेगा काम का। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या महत्व हैं विकेंद्रीयकरण के। पहला हमने स्लेट किया हुआ है, लिखा हुआ है, अधीनस्थों में पहल क्षमता का विकास, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब देखिए, जब संगठन में अधीनस्थों को आप अधिकार प्रदान करते हैं तो उनके अंदर भी एक भावना पैदा होती है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और वो उसे पूरा करने के लिए अपने तन और मन से काम करते हैं संगठन के अंदर। तो जब ऐसी स्थिति संगठन में व्याप्त हो जाए तो जो अधीनस्थ हैं उनमें पहल क्षमता का विकास होता है। वो हामी भरते हैं कि यस, मैं बॉस इस काम को करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे सौंपिए, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। ये है वो चीज जिसको इनिशिएटिव कहते हैं। ये नहीं कि मीटिंग चल रही है और वहां पर आपके डिवीजन का प्रबंधक जो है वो आपके समक्ष कुछ प्रस्ताव रखता है और बहुत कम कर्मचारी जो है वो हामी भरते हैं कि हाँ, हम इस काम को जोर शोर से और इनिशिएटिव लेकर करेंगे। तो विकेंद्रीयकरण में ये सबसे बड़ी एक खासियत है कि जो अधीनस्थ होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनमें पहल क्षमता का विकास होता है। वो आते हैं, आगे आकर के, सामने आकर के जिम्मा उठाते हैं और चीजों को करने की हामी भरते हैं। दूसरा है भविष्य के लिए प्रबंधकीय योग्यता का विकास, डेवलप्स मैनेजरियल स्किल फॉर फ्यूचर। अभी मैनेजरियल स्किल्स फॉर फ्यूचर कैसे विकेंद्रीयकरण द्वारा संभव है? देखिए, हमने शुरू में ही कह दिया कि महाप्रबंधक जो है वो अधिकार अंतरण करता है किसी डिवीजन के प्रबंधक को या सब डिवीजनों के प्रबंधकों को फॉर दैट मैटर, और वो जो उस डिवीजन के प्रबंधक हैं वो इस बात को उनके जो नीचे को मैनेजर्स होते हैं, उप प्रबंधक होते हैं, उनको उप प्रबंधक नीचे वाले कर्मचारियों को, ऐसा करने से एक हायरार्की में क्या होता है कि सब आदमी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीख जाते हैं कि ये काम जो है वो ऐसे किया जाना है। उन्हें सब उस काम को करने का जो रास्ता है, तरीका है, वो मालूम चल जाता है। और जब आपको रास्ते, तरीके और जो पद्धतियां हैं वो समझ आ जाती हैं एंड यू नो द आर्ट, तो निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक सभी कर्मचारियों में, अधिकारियों में, प्रबंधकों में वो स्किल पैदा हो जाता है, उनमें वो योग्यता का विकास हो जाता है, और जिससे भविष्य के लिए एक ऐसी आपके पास कर्मचारियों की फौज तैयार हो जाती है जो कि मैनेजरियल स्किल्स के साथ खड़ी होती है। तीसरा, शीघ्र निर्णय, क्विक डिसीजन मेकिंग। हर लेवल पे अधीनस्थों तक अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, उन्हें खुद निर्णय लेने होते हैं, और जब हर वर्ग जो है वो निर्णय लेने की उस दिशा में प्रयासरत हो जाता है तो हर काम में जो निर्णय जहां पर लिए जाने हैं वो तेजी होती है। वो ऊपर वाले का मुंह नहीं ताकते, अपने वरिष्ठ अधिकारी का मुंह नहीं ताकते, क्योंकि उन्होंने निर्णय लेना है। पीछे हमने पढ़ा कि विशेषताओं में कि ये उन लोगों के लिए निर्णय उन कर्मचारियों द्वारा लिए जाते हैं जिन्हें निर्णयों को लागू करना है। ये विशेषताओं में हमने बात की थी। तो यहां पर वो क्विक डिसीजन मेकिंग में, शीघ्र निर्णयन में कारगर सिद्ध होती है, और ऐसे में जो अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, प्रबंधक वर्ग है, वो सभी अपने स्तर पर निर्णय लेकर संस्था के प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं और संस्थागत उद्देश्य जो है वो पूर्ण होते हैं। चौथा है
उच्च प्रबंध के कार्यभार में कमी आती है। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, जब टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को अधिकार प्रदान कर देती है, अधिकारांतरण कर देती है, तो जाहिर है कि उनके कार्यभार में वर्कलोड में कमी आती है। वर्कलोड जो है वो निचले स्तर तक पहुंच जाता है और हर कर्मचारी संस्था में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बखूबी जानता है और उन्हें निभाना भी उसे अच्छी तरह से आता है। तो ऐसे में उच्च प्रबंध के कार्यभार में कमी आती है, रिलीफ मिलता है टॉप लेवल की मैनेजमेंट के काम में। पांचवी जो यहां पर इंपॉर्टेंस है वो है विकास में सहायक, फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब एक व्यावसायिक संगठन को अगर ग्रो करना है तो उसका विस्तार करना पड़ता है, उसका आधुनिकीकरण करना पड़ता है, और इस पद्धति में अगर हर आदमी ट्रेंड है, हर आदमी अपने काम में लगा हुआ है, तो सही समय पर ये निर्णय लिए जा सकते हैं जिससे व्यावसायिक संगठन का ओवरऑल विकास होगा, ग्रोथ होगी। और ये ग्रोथ जो है ना सिर्फ संगठन की होती है बल्कि उन कर्मचारियों की मनोबल में भी वृद्धि होती है। और जाहिर है कि जब आपके लाभ बढ़ते हैं तो उसका जो असर है वो स्टाफ की सैलरी तक पड़ता है और उनकी सैलरी में भी हाइक होती है। तो एज ए होल, इन ए नटसेल, ये कर्मचारियों और व्यावसायिक संगठन दोनों के विकास में सहायक सिद्ध होता है। बेहतर नियंत्रण रहता है स्थितियों के ऊपर। वो कैसे? बेटर कंट्रोल कैसे रहता है? जब नियंत्रण एक ऐसी चीज है जैसे एक इंसान खड़ा है, हड्डियों का ढांचा है और वो डाइट खा रहा है, वो स्वस्थ है बिल्कुल, तो उसकी बॉडी के ऊपर उसका नियंत्रण है। लेकिन जैसे जैसे उस बॉडी के सेल्स कमजोर होते जाते हैं, आप इसको ऐसे भी समझें, वो ढांचे में अगर कमजोरी आती है तो आप देखते हैं कि वो इंसान, उसकी कमर झुक जाती है, हड्डियों में वो मजबूती नहीं रहती। तो वो कमियां हैं, उन कमियों के कारण ये स्वाभाविक है। तो ऐसा ही एक व्यावसायिक संगठन में भी होता है। लेकिन अगर आपका हर चीज के ऊपर बेहतर नियंत्रण है, अब हर चीज में क्या शामिल है? माल है, मशीनरी है और ह्यूमन रिसोर्स है। यही तो काम करती हैं चीजें एक व्यावसायिक संगठन में। उसमें माल कहां से आया, कैसा आया, किस क्वालिटी का आया, आपकी जो मशीनें उस चीज को, प्रोडक्ट को तैयार कर रही हैं वो किस स्तर की हैं, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसी है। अगर ये सब चीजें अच्छी हैं तो संस्था के अंदर एक बहुत शानदार कोऑर्डिनेशन होगी और उससे समन्वय की स्थिति से बेहतर नियंत्रण की स्थिति तैयार होती है और संस्थागत लाभ होते हैं, संस्था के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने महत्वों की बात की और हमारा आज का जो अंतिम टॉपिक रहेगा वो रहेगा अधिकारांतरण और विकेंद्रीयकरण। इनके बीच में एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम चीजों को निगाह डालते हैं। अ कंपैरेटिव व्यू रिगार्डिंग delegation of authority and decentralization. So we are discussing a comparative view. Basis of difference, अंतर का आधार। पहला पॉइंट लेते हैं हम, प्रकृति, नेचर। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण के संबंध में अगर बात करूं, यह सभी संस्थानों में जरूरी है और इसके अभाव में काम नहीं चल सकता। ये बहुत जरूरी है। अधिकार अंतरण जो है ये सभी किस्म के इंस्टीट्यूशंस में जरूरी है, व्यवसायिक संस्थानों में, और इसके बगैर काम चलता नहीं है। बात करें विकेंद्रीयकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की, तो ये सब प्रकार के संस्थानों में जरूरी नहीं है
और इसके अभाव में भी काम चल जाता है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कार्यवाही की स्वतंत्रता। देखिए, अब जहां तक अधिकार अंतरण की बात है, यहां पर कम स्वतंत्रता रहती है इसकी, और डिसेंट्रलाइजेशन में अधिक स्वतंत्रता। अधिक स्वतंत्रता कैसे रहती है, आप इसको वहां से समझें जहां से हमने शुरू किया था। अधिकार प्रदान किए जाते हैं, और मैंने ये जो शुरू में उदाहरण दिया था कि महाप्रबंधक ने 10,000 रुपए से कम सैलरी देने वाले लोगों की नियुक्ति का अधिकार दे दिया उत्पादन विभाग के प्रबंधक को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को। बाकी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को उन्होंने ये नहीं किया। ये दर्शा रहा है कम स्वतंत्रता। और ये अधिक स्वतंत्रता जो है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण के केस में, यहां पर सब डिविजन्स, जितने डिविजन्स हैं उस संगठन में, उन सब के मैनेजर्स को कह दिया कि 10,000 रुपए से कम सैलरी वाले लोग आप खुद अपॉइंट कर लें, आपको महाप्रबंधक से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा स्टेटस, स्थिति। देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार अंतरण जो है वो कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली क्रिया है, और जो विकेंद्रीयकरण है वो उच्च प्रबंध द्वारा बनाई गई नीति के कारण पैदा होती है। चौथा है क्षेत्र, स्कोप। अधिकारांतरण के संदर्भ में अधिकारों के सीमित वितरण के कारण इसका क्षेत्र लिमिटेड होता है। उदाहरण में पहले ही कह दिया था कि सिर्फ एक डिवीजन के मैनेजर को यह शक्ति दी गई कि 10,000 रुपए तक की सैलरी वाला आदमी वो खुद रख ले, तो लिमिटेड अधिकार अंतरण हुआ है। अधिकारों का जो सीमित वितरण हुआ, इसके कारण इसका क्षेत्र लिमिटेड है। और डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण के केस में यह व्यापक तौर पर बड़े पैमाने पर होता है। ऊपर से लेकर नीचे तक सबको अधिकार प्रदान किए जाते हैं, सबको उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं, और सबको जवाबदेही देनी होती है। पांचवा, वन इज द लास्ट वन, उद्देश्य या पर्पस की बात करते हैं। अधिकारी के कार्यभार को कम करना अधिकार अंतरण में, और यहां पर विकेंद्रीयकरण में संगठन में आप सत्ता का फैलाव करते हैं। आप सत्ता को एक जगह केंद्रित नहीं करते, विकेंद्रीयकरण कर देते हैं, फैला देते हैं उसको, तो सत्ता का फैलाव होता है। तो केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीयकरण, खुला हाथ। तो केंद्रीयकरण हुआ बंद मुट्ठी, विकेंद्रीयकरण हुआ खुले हाथ। तो इस तरह से ये संगठन में कारगर सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से चैप्टर 5.3 यहीं पे समाप्त होता है। Our next lecture will be regarding chapter 6. Till then, goodbye, stay home, stay safe and stay healthy. Jai Hind.